अगर हम 1000 का भी वो आंकड़ा लगा लें तो उसे नष्ट करने में इजराइल सक्षम रहा था। इजराइल का जो आयरन डोम था वो सक्षम रहा था, लेकिन 90% अगर किसी की एफिकेसी है और इतनी संख्या में वहां पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उसके साथ साथ ये ताबड़तोड़ वहां पर मिसाइलों के गिराए जाने का, दागे जाने का पूरा जो प्रक्रिया है उसकी वो जारी है। कुछ ही देर पहले आईडीएफ की तरफ से भी, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से भी वो नक्शा जारी किया गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोकेशंस है साथ साथ में जहां पर बम दागे गए हैं। लेकिन उसके बाद से भी, अभी भी उसके बाद से भी लगातार ये बम दागे जा रहे हैं। 11 मिनट पहले आखिरी मिसाइल वहां पर दागी गई थी। 11 मिनट पहले वो आखिरी अलर्ट है वहां का जहां पर वो मिसाइल दागी गई थी। मैं इजराइल का अपना अनुभव भी आपको बताती हूं, जहां पर चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहां पर आसमान से मिसाइल आती हुई नजर आती थी और दिन के समय उसे मशरूम कहा जाता था। धुएं का एक गुबार सा आपको आसमान में नजर आता और वो मिसाइल के नष्ट होने की तस्वीर। लेकिन उसी सब के बीच में टेल अवीव शहर के बीचों बीच एक मिसाइल के गिरने की भी खबर आई, यानी कि वो जो 100 दागे जा रहे थे उसमें से एक गिरा भी। इजराइल को उस समय क्षति हुई थी, लेकिन 2006 के उस अनुभव से सीखते हुए 2006 में जब दर्जनों उसके नागरिक हिजबुल्लाह के रॉकेट से मारे गए थे, जिसके बाद उसने ये निर्णय लिया था कि इस तरीके से अगर अपने विरोधियों के बीच उसे रहना है, अपने दुश्मन देशों के बीच रहना है, तो उसे अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा करना होगा। अब यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लगातार ये बम दागे जाते हुए देख रहे हैं, तो अशरफ, इजराइल का आत्मविश्वास ये जरूर रहा कि पिछले साल की जो उसकी इंटेलिजेंस फेलियर जिसे कहा गया था, जब हमास के आतंकी घुसे थे और लोगों को अगवा किया गया था, जिसके बाद से ये युद्ध चल रहा है, वो चाहे पेजर के धमाके हो या वॉकी टॉकीज के जरिए वो हमला किया गया हो, लेकिन इस समय से वो टेस्टिंग टाइम भी उसके लिए शुरुआत उसकी हो रही है। यानी कि इतनी बुरी तरीके से अगर वो आक्रमण के उस पर रहा, टारगेट पर रहा ईरान के, तो बहुत मुश्किल होगा कि केवल उसे अटैक नहीं करना है, उसे अपने लोगों को और अपने देश को डिफेंड भी करना है इस तरह के आक्रमण से। सबसे बड़ा जो इसमें इजराइल के लिए कमजोर कड़ी साबित होती है वो होती है अफरा तफरी। क्योंकि आज सुबह से हमने देखा कि पहले जो है हिजबुल्लाह ने आज दिन में कई बार जो है रॉकेट्स वहां पर दागे। उन रॉकेट्स में कुछ जो है कुछ घरों को भी हिट कर गए, खासतौर से नॉर्दर्न इजराइल में। उसमें कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मैं हर एक खबर को दिन भर ट्रैक कर रहा था। उसके बाद जो है एक सिलसिला एक हुआ, कुछ बंदूकधारी आए और उन्होंने वहां पर जाफा में फायरिंग की, जिसमें 5 लोग मारे गए। इजराइल का कहना है कि वो भी जो है वो बंदूकधारी भी मारे गए हैं। उसमें वो कहाँ से आए थे, क्या वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू थे या फिर हमास के लड़ाकू पेनिट्रेट करके गए थे वहां पर, वो भी साफ नहीं है। तो एक अफरा तफरी उसकी तरफ, तो कितनी जगहों की तरफ जो ध्यान भटकाना जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान और उसके प्रॉक्सीज की कोशिश है। और जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों में अफरा तफरी मचा के उनको शेल्टर होम में पहुंचा के फिर कोई बड़ा स्ट्राइक, और जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है, क्या वो हिट करेगा ईरान की तरफ से कहीं पर, तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ने काफी कोशिश की थी नेतन्याहू को ये समझाने की कि युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सभी जो प्लान्स दिए गए थे बाइडेन की तरफ से भी नेतन्याहू को उससे मानने से इनकार किया। और कहीं ना कहीं जो है इतना ज्यादा गरूर उसको दिखा इस पूरे युद्ध में, दुनिया की तरफ से हर एक देश ने उससे कहा कि बातचीत से, यहाँ तक कि भारत ने भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया से मसले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की नहीं मानी। और जाहिर है कि सर के ऊपर से जो पानी है वो ईरान के ऊपर गया, क्योंकि हजारों चोट उससे पिछले 1 साल के दौरान या पिछले कई दशकों के दौरान देखने पड़े हैं। और शायद यही कारण है कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं अब ईरान ने अपने प्रॉक्सीज की मदद से और अपनी मदद से जो है शुरू किए हैं। और जिस अंदाज से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरे विश्व में एक सहानुभूति जो है ईरान के पक्ष में, खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड में आई है, वो कहीं ना कहीं उसका भी लाभ लेना चाहता है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ आप उन मिसाइलों के गिरने की, यानी कि आयरन डोम से एक तरह से जो रक्षा मैकेनिज्म होता है उससे टकराने की आवाज भी सुन सकते हैं। अपने आप में ये भयावह आवाजें हैं।
लगातार, क्योंकि वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं तो आप उसे देखकर हमले का पैमाना समझ सकते हैं। हालांकि आईडीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसके अनुसार पिछले साल 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक हमास की तरफ से ही उस पर लगभग 8,000 रॉकेट बम जो है वो दागे गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर एक बहुत छोटे से समय काल में, मिनटों के फासले पर इतनी बड़ी संख्या में अगर ये बम दागे जाते हैं, और अशरफ जो जानकारी दे रहे हैं कि अगर उसके बाद ड्रोन से हमले भी, जो क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमारे हमले की पहली खेप है, तो आगे उसने क्या तय करके रखा है और कितनी जल्दी अमेरिका, जो कि जिसने फौरन बैठक की और उसके साथ ही यह तय किया कि सहायता की जाएगी इजराइल की, कितनी जल्दी अमेरिका उस पर अमल करता है और किस रूप में अमल करता है, तो सीधे तौर पर पता चलेगा कि यहां पर आगे क्या होने वाला है। अशरफ, चूंकि एकदम हर एक इलाके को निशाने पर लिया जा रहा है, ये भी नहीं, भले हिजबुल्लाह की तरफ से या ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा, कि जो हथियारों के ठिकाने हैं, जो सैन्य इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम टेल अवीव के भीतर भी या फिर इजराइल के सैन्य इंस्टॉलेशंस को देखें और इसके इर्द गिर्द के इलाकों को देखें, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल इजराइल को क्षति रहेगी। वहां पर अमेरिकी जो प्रेजेंस है, जो अलग अलग देशों के दूतावास हैं, वो सब जद में आते हैं अगर इस तरीके से वर्षा होती है, बरसात की जाती है बमों की और रॉकेट्स की। अशरफ, और यही कारण था श्वेता की, एक तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ही पहले इजराइल को आगाह किया, सबसे पहले तो अपने नागरिकों को और अपने दूतावास को आगाह किया करीब 4 घंटे पहले, जब हमने आज तक भी खबर ब्रेक की थी कि अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को कहा है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान हमला करने वाला है। और कहीं ना कहीं जो है, इजराइल से बड़ा तो अमेरिका ही है और अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल इतना बड़ा ये युद्ध लड़ रहा है। जितने भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, वो सभी अमेरिका के हैं और अमेरिका की पूरी मदद इजराइल को इस पूरे युद्ध के दौरान खासतौर से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मिली है। और ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जो है वो कहीं ना कहीं दशकों से है। लेकिन यहाँ पर अब महत्वपूर्ण ये होगा, जो आप बार बार सवाल पूछ रही थी कि अमेरिका की क्या भूमिका होगी, उसमें अमेरिका के बेसिस बहरीन में है, अमेरिका का बेस इराक में है, अमेरिका का बेस जो है सऊदी में है, कतर में है, जितने भी खाड़ी के देश हैं, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, उसमें बहुत बड़ा बेड़ा जो है शिप्स का, और वो वहां पर पहले से ही अमेरिका की तरफ से तैनात है। लेकिन अभी भी अमेरिका जो है सीधे तौर पर जो है इस युद्ध में कूदने से हिचकिचाएगा, क्योंकि यदि वो सीधे तौर ईरान पर हमला करता है इजराइल के विरुद्ध हमले के जवाब में, तो उसके बेसिस जो हैं वो जो है वो टारगेट पे आएंगे। उन पे पहले भी कई बार इराक में भी कोशिश हुई, जो शिया रेबल्स है वहां पर, और बहरीन में भी कोशिश हुई। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका वो नहीं चाहेगा कि उसके जो बेसिस और इंटरेस्ट्स पूरे इस गल्फ रीजन में हैं उनको कोई चोट पहुंचे। और इस वक्त जिस अंदाज से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो फलस्तीन में खासतौर से हो रहा है, गाजा में हो रहा है, उसको लेकर गुस्सा है, उस बीच उससे भी बाखबर है अमेरिका की वो अपने, चाहे वो देश के प्रमुख ही क्यों ना हो, जहां पर जॉर्डन की बात की जाए या बाकी देशों की बात की जाए जिनके बेहतर रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन वो उनके कंसर्न से भी पूरी तरह से बाखबर है। वो खासतौर से जो पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल में जो बैठक हुई थी, उसमें सभी जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने पूरी तरह से इस बात को जाहिर किया, भले ही वो अमेरिका के एले हैं, लेकिन जो गाजा में इजराइल कर रहा है वो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ लड़ाई है और वो फलस्तीन को खत्म करने की कहानी है। तो उस बीच जो है बैलेंस रखने के लिए जो है इजराइल को हथियारों से मदद अमेरिका कर सकता है, जहाज दे सकता है, लेकिन अमेरिका का ये की फितरत रही है और इतिहास रहा है, वो खुद अपने सैनिकों को जोखिम में डालने के लिए फिलहाल तैयार नहीं होगा खाड़ी के इस युद्ध में। बाकी अमेरिका की तरफ से जो उसके थर्ड मिसाइल्स हैं या फिर बैटरी जो पेट्रियट मिसाइलें हैं, उसकी जो मदद है वो अमेरिका की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है।